हमारे साथ कोयटा से कॉलर मौजूद है निम्रा। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। कोयटा से माफ कीजिए। मैम ठीक है। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। निम्रा क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मेरा सर न्यूरोलॉजिस्ट से है। मेरा बच्चा 7 साल का है। जी जी। उसको ना 2-3 दिन पहले सोते हुए उसने उल्टी की थी और जब आना शुरू हो गए थे, मुंह से झाग निकल रही थी और फिर बेहोश हो गया था। अच्छा, तो मैंने उसकी ईईजी रिपोर्ट भी आई है, वो भी नॉर्मल है, बाकी सब टेस्ट भी नॉर्मल है। तो ये क्या वजह हो सकती है? अच्छा, आपके बेटे को बुखार था? आपके बच्चे को? नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था। क्या हुआ था पहले? और पहले क्या हुआ था? सोते हुए उल्टी की थी। सोते हुए उल्टी की थी। और एज क्या है वैसे आपके बच्चे की? 7 साल। 7 साल है। डॉक्टर साहब कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे इनसे आप? कभी ऐसा पहले कभी कुछ हुआ है? नहीं, कभी पहले नहीं हुआ, ना बाद हुआ है ना पहले हुआ है, बस फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, सिर्फ वॉमिटिंग हुई है और उसके बाद फ्रोथिंग हुई है? या पूरे झटके पड़े थे या पूरी बॉडी हिलना शुरू हो गई थी? पूरी बॉडी हिल रही थी, फिर पड़ रही थी बहुत ज्यादा और फिर मुंह से झाग भी निकल रही थी। ठीक है, इट कैन बी अ फर्स्ट साइन ऑफ एपिलेप्सी। फर्स्ट साइन होती है क्योंकि ये अचानक ही शुरू होती है। और एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं आम जबान में, उसमें वी डोंट नो कब, किसको, किस वक्त, किस एज में अनडायग्नोज कभी भी झटके पड़ सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल डायग्नोसिस। इसके बाद जिस तरह बहन ने बताया कि इसकी मिर्गी का जो टेस्ट होता है ईईजी, वो भी नॉर्मल आए। और फर्स्ट जो साइन होता है, जो फिट का एपिसोड होता है, उस पर हम कभी दवाई शुरू नहीं करते। वी हैव टू वेट फॉर द सेकेंड एपिसोड इफ़ ईईजी केम्स नॉर्मल। अगर दूसरा ऐसा एपिसोड हो तब हम जाके जो एपिलेप्टिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ड्रग। फिर सेकंड, अगर उससे कंट्रोल ना हो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन उसके साथ ये ज़रूर देखना होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स उस वक्त कैसे थे, आपका शुगर लेवल कितना था, आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस कितना था। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिट सडनली एपिलेप्सी के बगैर भी करवाती है, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक फिट्स। तो ये भी हो सकता है क्योंकि अगर बच्चे ने किसी ने वॉमिट किया है तो हो सकता है सोडियम ड्रॉप किया हो सकता है कि उसका खाने के बाद या खाना नहीं खाया हो और उसकी अचानक रात के वक्त वॉमिटिंग हुई और शुगर लेवल डाउन हो गया, तब भी फिट पड़ सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कैल्शियम कम होते होते अचानक कैल्शियम, मैग्नीशियम कहीं कम हुआ है, तब भी फिट पड़ सकते हैं। अगर वो एपिलेप्सी नहीं है तो। लेकिन एपिलेप्सी की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो लाइन से इसी तरह है कि कभी भी किसी को किसी वक्त किसी भी एज में। वैसे ऑफ कोर्स हम इस चंक को जो है हमारे सोशल मीडिया के पेज पे भी होगा, तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ इसमें से मिस आउट की है तो आप जाकर उसको दोबारा देख सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, देखिए अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हम बहुत गवर्नमेंट के लेवल पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो वैक्सीन हैं वो फ्री भी हैं, बट उसके बावजूद हमारे यहाँ लोग ना रिलक्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। मैं जैसे अगर बच्चों के वाले से बात भी करूँ, बच्चों की जो 4 साल के दौरान जो वैक्सीनेशन होती हैं, वो पोलियो जो है, पोलियो कतरे चाहे पिलाने हों, और बड़े की भी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन, उनको लेके हमारे अंदर हम क्यों इतने रिलक्टेंट? इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि बड़े होने के बाद बच्चों को फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं अगर वैक्सीनेशन दी जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है। साथ में एक और वजह जो है बहुत सारे लोगों को लगती है कि इसका ताल्लुक ऑटिज़म या स्पेक्ट्रल डिजीज़ से है। अगेन ये दोनों बातें जो हैं सही नहीं हैं। अच्छा, एक और तबका है जो थोड़ी बेहतर पढ़े लिखे घरानों से आता है, उनका जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि हैंडलिंग सही है कि नहीं है। जो वैक्सीन हमारे बच्चे को मुहैया की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो सही है कि नहीं है, या एक्सपायरी तो नहीं है। तो ये 2-3 वजूहात हैं जो हम मेनली देख रहे होते हैं, ख़ासतौर पे पोलियो को लेके। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेजर अभी हमने अपनी प्रैक्टिसेस में देखी हैं वो ये 3 सबसे ज़्यादा हैं। सही। डॉक्टर मैम, आपको क्या लगता है कि क्यों है लोग इतना रिलक्टेंट? जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास बैरियर आता है, आपको पता है कि जो वैक्सीन हमें गवर्नमेंट की तरफ से लगती हैं वो सारी की सारी हमें दी जाती हैं यूएसएड के थ्रू। तो लोगों का जो सबसे बड़ा स्टिग्मा है वो यही है कि जी ये एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कि जी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हम इसलिए नहीं लगवाते हैं। मेजर इसकी वजह यही है। सेकंड मेजर वजह ये होती है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। वो ये सोचते हैं कि जी
इस सब से कुछ नहीं होने वाला जी, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, वो किस्मत की बातें हैं, वो अभी भी हमारे पास जो शऊर की कमी है ना, वो अभी भी बहुत ज्यादा मौजूद है। ऑल्दो कितनी कैंपेन्स चल रही हैं और कितनी एजुकेशनल कैंपेन्स भी चलती हैं। सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन के जो हो रहा है ग्राउंड रियलिटी। सही, ठीक है। जैसे आई एम श्योर कि डॉक्टर साहब आपको भी बड़ा मुश्किल होती होगी, आप लोग जब आप कन्विंस करते हो कि बच्चों की वैक्सीन को लेके, क्योंकि पूरी एक बड़ी फाइल होती है बच्चों की जो आपको मेंटेन करनी होती है कि बच्चे को इतने माह में देनी है, फिर बच्चा इतने साल का हो जाए, फिर इतने साल का हो जाए। सो इजीली इस बात को मान लेते हैं लोग, उस पूरे चार्ट को फॉलो करते हैं वैसे? 50% नहीं करते हैं। उन्होंने और जो नहीं करते वो क्या रीज़न देते हैं? रीज़न ये देते हैं कि एक तो रीज़न कहते हैं कि रीज़न कुछ नहीं होता, रीज़न सिर्फ मिसमैनेजमेंट ऑफ ब्रेन है, लापरवाही है, कुछ सुनी सुनाई बातें। ये जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, उस पर एक आई वर्क फॉर द रोटरी एंड ऑफ पोलियो के लिए, तो उस पर एक लेक्चर हो रहा था। तो लेक्चर में पता नहीं, मेरी एक टीचर थी हैदराबाद से, तो उन्होंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पोलियो की कैंपेन, तो प्रेस वाले बहुत सारे बैठे हुए थे, तो जो इनफर्टिलिटी बात है ना, उनमें उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हुई 1970s में कुछ। उस वक्त अगर नॉर्दर्न एरिया में आप जाएं, आबादी देखें तो आबादी वॉज लैक्स में। अब वही आबादी अगर पोलियो पिला के भी, कराची की आबादी, कराची वाले तो ज़्यादातर पिलाते हैं, कराची की आबादी ही पता नहीं करोड़ों में पहुंच गई विथ पोलियो, तो फर्टाइल है या इनफर्टिलिटी है? तो फर्टाइल ज़्यादा हुआ ना, तो फर्टाइल कम्युनिटी है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ने एक मिथ कही कि एक जो मिथ है, फैक्ट तो नहीं कह सकते, कि MMR वैक्सीन से लोग बहुत घबराते हैं, ऑटिज्म एनहांस होता है। देखिए, ये सिर्फ इंस्टाग्राम मैसेजेस हैं, रिसर्च साइंस नहीं कहती। ऑटिज्म के लिए आई एम ट्रेन्ड इनटू इट। मैंने कभी नहीं देखा कि ऑटिज्म किसी भी चीज़ से होता है। ऑटिज्म पेट से आता है। अगर कोई कहता है कि वर्चुअल है, कार्टून कैरेक्टर डिसऑर्डर में चला गया है, या XYZ किसी भी सूरत में वो उस सिस्टम में चला गया। बात करें मैं चाहते हैं हम इसको कंटिन्यू करें, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है, ठीक है? मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बात को मैं इसे कंटिन्यू कर देंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़रा ऑटिज़म के हवाले से, क्योंकि देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि आज जो ऑटिज़म के जो केसेस हैं, कुछ बच्चे देखिए एक तो वर्बल हैं, नॉन वर्बल हैं, फिर उसके अलावा बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम में आ रहे होते हैं। हमने अपने आसपास, और हो सकता है अगर आप अभी आंखें बंद करें और देखें आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो इंटेलिजेंस में बहुत तेज़ होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो स्टक हो जाते होंगे। सीरीज़ पढ़ी मैं आपको एजुकेट करने के लिए, गुड डॉक्टर आप नेटफ्लिक्स पे देखें। मैं तो कभी कभी बिग बैंग थ्योरी जब देखती थी, जिसमें डॉक्टर शेल्डन कूपर, जो कि नहायत ही जीनियस बच्चा होता है, जो 14 साल की उम्र में PhD कर लेता है, तो उसके भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऐसे ज़रूर होते थे कि जिसमें लगता था कि कहीं ना कहीं, बार बार उसके दोस्त उसको कहते भी थे कि तुमने को चेक करवाओ, तो उसने कहता था नहीं, माई मदर गॉट मी टेस्टेड, सो मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा होता था कि हाँ, ये भी किसी ना किसी स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं। और जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि जी न्यूरो डाइवर्जेंस की जहाँ बात करें कि जी आपका बच्चा फॉल बैक करे बाकी बच्चों से पीछे, नहीं, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो आगे बढ़ रहा है और उसका इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है नॉर्मल बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल से बहुत आगे। इसलिए बहुत सारी माएँ जो मुझे देख रही हूँ, परेशान ना होइएगा जो हम बात आगे करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। तो हम कंटिन्यू वहीं से करते हैं कि ऑटिज़म जो है वो बर्थ से कहीं ना कहीं यूट्रस में कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट एरिया होता है जब ही पैदा होता है। यूट्रस और ऑटिज़म 3 किस्म के डिवाइड करते हैं हम। एक तो यानी कि मतलब होली सोलीस में माँ का ही है कि माँ के साथ कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है कि फादर की साइड से ऐसा हुई है या जीन्स मैटर नहीं करती है? देखिए, रिसर्च अभी भी इस पे चल रही है और स्टिल आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी अभी तक ये नहीं बता सकें कि व्हाई इट हैपेंड, क्यों इतनी फ्रिक्वेंटली। अभी हमारे यहाँ तो शायद 20% है, लेकिन 20% नहीं, सॉरी, हमारे यहाँ तो अभी लेस देन 2% है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न एरियाज़ में जाएं और या ये एशियन एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पे तो 10 to 15% पे पहुँच गया ऑटिज़म और ADHD, और इसकी आज तक ये वजह पता नहीं चली है क्या प्रॉब्लम है। बट रिसर्चर्स आर सेइंग द फूड का इन्वॉल्वमेंट है कि कौन सा हम फूड खा रहे हैं, हमारी जो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं,
वहीं से हमारे रेज जाते हैं। इसी तरह वाईफाई सिस्टम हमारे घर में रूम में लगा होता है, उसके रेज जा रहे होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चा जब बन रहा होता है ना तो उसको बहुत नाजुक मराहल से चलाया जाता है। लेकिन पुरानी मिथ कहते हैं कि चांद गिरन, सूरज गिरन इसमें नहीं निकलना चाहिए, और रेज इसी तरह सन की भी एक रेज है, तो कहा जाता है कि सन बहुत ज़्यादा धूप में ना निकलना चाहिए, यूवी रेज लगते हैं, बहुत सारा कभी कभी लाइट की चमक आ जाती है। ये मिथ्स हैं, बट समटाइम्स ये मिथ्स फैक्ट्स में चेंज होती हैं, और यही चेंजेस जो है ना कहीं चेंजेस हुई हैं कि जो आपने कभी मिथ पे आप बिलीव नहीं करते हो तो फैक्ट में आके खड़ी हो जाती हैं, तो ये हुई हैं स्टिल। लेकिन जहाँ मेरी डायग्नोसिस है और जहाँ मैंने ट्रेनिंग की है उसमें तो ये है कि जो बच्चा पैदा ही डिफ़ॉल्टेड हुआ है, इसके बाद हम जो काम कर रहे होते हैं, अब मेरे लिए एक बहस होती है, रोज़ाना की बहस है कि एक माँ आती है कहती है हम तो 2 साल पहले 6 महीने का था, हमने वीडियो गेम्स दे दी, और मेरा जो 30 से 2 बच्चे हैं वो भी तो 6-6 घंटे यूज़ करते थे, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, इसको क्यों हो गया? तो ये एक बहस ये थी कि अगर बच्चे का ब्रेन डिफ़ॉल्ट है, कहीं ना कहीं इसको ये प्रॉब्लम हुई है। फिर आपने एक माइक्रोसॉफ्ट जिसमें प्रॉब्लम थी और वो माइक्रोसॉफ्ट में आपने डालना शुरू कर दी, जैसे कि खाली लैपटॉप था उसमें वो चीज़ें डालना शुरू कर दी जो करप्ट थी, उसने उस चीज़ को उठाया, गैदर किया और वो ऑटिस्टिक फीचर्स आ गए सारे। फिर इसके बाद अगर आपने बहुत सारे कार्टून्स दिखाया है तो बच्चा अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, जिसकी एक नई डेफिनेशन आई, कार्टून कैरेक्टर डिसऑर्डर, जो वर्चुअल ऑटिज़म के साथ साथ चल रही होती है। लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म में ये होता है बच्चा देखता कहीं है, बात कहीं कर रहा होता है, स्पीच डिले हो जाती है, चीज़ें अजीब सी हो जाती हैं। बट इन माय एक्सपीरियंस जो मैंने ट्रीट किए हैं अभी तक बहुत सारे बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो गट है। गट सिग्नलिंग को आप अगर ठीक करना शुरू करते हैं, चीज़ें ड्रास्टिक चेंज होती हैं, स्पीच भी बेहतर हो जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। गट के अंदर आपके जो इन्फ्लेमेशन है, एसिड है, वर्म्स हैं, पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, फूड है, उसका आप ख्याल रखना शुरू करते हैं, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। वो तो डॉक्टर साहब हम जब हमने गट हेल्थ पे भी शो किया था तो बहुत सारी जो हमारी नफ्सियाती तौर पे भी जिन हम इश्यूज़ को डील कर रहे होते हैं उनका ताल्लुक भी गट से होता है। वो जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि ऐसी चंगा नहीं खाया थे जो गैस से उतानू चढ़ दी तो सर में दर्द होता है। इसकी मैं वजह तो बताता हूँ जी कि हमारे जो ब्रेन जो हमारा स्टमक है उससे सेकंड ब्रेन, वहाँ पे जो हमारे जो डोपामिन सेरोटोनिन बनता है वो डायरेक्टली हिट करता है हमारे ब्रेन को। अब डिपेंड करता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर डाइट। जितना डाइट हम इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे इतना ही हमारी डिजीज जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा। इसी तरह ही डिप्रेशन, एंजाइटी, कोर्टिजोल, इंसुलिन, हमारे ऑटोइम्यून डिजीजेज, ये सब गट से ताल्लुक़ रखते हैं। एक रिसर्च में अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि जो जितना गट जो जितना भी आइटिस हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोटाइटिस, ये जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, इसका सबसे बड़ा रोल ही गट इन्फ्लेमेशन है। गट को आपने ठीक करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सिग्नल देगा और आपका ऑटोइम्यून जो है 50 to 60% ड्रॉप ऑफ हो जाएगा। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, गट हेल्थ की बात हो रही थी, जो मैं खुद कर रहा होता हूँ कि जो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक आपका होता है कि आप अपने मैदे को किस तरह चलाते हैं। उसमें जो करना चाहिए कि मीट को रोटेशन पे करना चाहिए, मतलब कभी बीफ दे दिया, कभी चिकन दे दी, कभी फिश दे दिया, तो आपके मैदे को प्रोसेसिंग टाइम फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स एंड फैट्स और ओमेगा 3s वगैरह मिल रहे होते हैं। दैट अलाउज कि वो गट हेल्थ आपकी अच्छी रहे, योर बायोडाइवर्सिटी आपके जो गट के बैक्टीरिया में अच्छे रहे, ताकि आपकी जो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, दे आर ऑल लिंक टू योर गट। आपको डिप्रेशन होता है, कुछ होता है, आप आइसक्रीम का टब खाते हैं या चॉकलेट का केक खाते हैं, it's all because it makes you feel good, right? Like it genuinely does. And like what you eat, it really shows up in everything. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे डॉक्टर साहब तो बताइए, जो हम जब गट हेल्थ की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, सो कितने चीज़ें जो है हमारी वैसे ठीक हो जाए अगर हम गट हेल्थ को जो है ना वो उसको सीरियस लेना शुरू कर दें? क्योंकि देखिए जो गट है वो हमारी नफ्सियात से भी जुड़ी। मैं अक्सर शो में बात ये भी करती हूँ, जब आपके बच्चे छोटे बच्चे कह रहे होते हैं मैंने स्कूल नहीं जाना, मुझे पेट में दर्द हो रही है, बच्चों ने अम्मा अब्बा को लग रहा होता था कि बच्चे झूठ बोल रहे, बहाना बना रहे, क्योंकि बच्चा सर में दर्द कहता है, लोग कि तुम्हें सर का दर्द क्यों है, लेकिन व्हेन ही इज सेइंग मुझे पेट में दर्द हो रहा है, देन वी शुड टेक इट सीरियसली, बिकॉज जब बच्चा एंग्जाइटी का भी शिकार होता है तो आपका गट मुतासर होता है उससे। हाँ, एंग्जाइटी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना, किसी को एंग्जाइटी में सर में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को घुटन
जलन महसूस हो रही होती है कि गले में फंदा लग रहा है, इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, और लाइक इसको जो है आपको जस्ट फोकसिंग ऑन इट, लाइक जिस तरह आपने बजाय एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाए, जस्ट लाइक फोकस ऑन योर गट हेल्थ। बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां बड़ी मैंने इम्प्रूव होती देखी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि सिर्फ बाय फोकसिंग ऑन गट हेल्थ। आई थिंक इट्स अ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं बार बार कहता रहता हूँ अपने खाने को 3 वक्त के खाने को थोड़ा थोड़ा उसको आप प्रोसेस फूड से नेचुरल फूड्स की तरफ आए, और जो है बेसिक चीज़ें हैं, प्याज हो गई आपके, लेमन्स हो गए आपके, बार बार जो है अदरक, गार्लिक, जिंजर, लहसुन, ये सारी चीज़ें, हल्दी, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, दे रियली डू हेल्प।